हरे कृष्णा। तो 6th एपिसोड में हमने जीव तत्व पर थोड़ा सा डिस्कशन किया था, थोड़ा सा उसको स्पर्श किया था। इस सेकंड पार्ट में हम जीव तत्व को अच्छे से, यहाँ पर हमारा आज का एक डिस्कशन जीव को लेके इनिशियली कंप्लीट हो जाएगा। अब इनिशियली मैंने क्यों कहा वो आगे पता चलेगा। देखिए, अगर आपको याद होगा तो हमने पार्ट 1 में जो 6th वीडियो था उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें से कुछ ये थी कि जीव किस प्रकार शरीर तो नहीं ही है, या शरीर के अंदर का कोई भी ऑर्गन नहीं है, वो हड्डियाँ नहीं है, वो मांस नहीं है, वो खून नहीं है, वो चमड़ा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली थी पार्ट 1 में, जो कि 6th एपिसोड था। अब पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि जीव एक्चुअल में है क्या। आपको लग सकता है इसमें कि हमने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इल्यूजन भी हो सकता है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि हम बहुत फटाफट कंक्लूजन्स यानी निर्णयों पर आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे सारांश, तो हमने सारे के सारी पॉसिबिलिटीज़ कवर कर ली है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, आपको एटम को जान लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में आपको बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वरना आपको लग सकता है कि ये सीरीज़ बहुत जल्दी आगे भाग रही है और मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है, ज़रा भी नहीं है, कदापि नहीं है। पिछले वीडियो में मेरा आर्ग्यूमेंट यही था कि जो मॉडर्न साइंस है वो जीव को किसी भी प्रकार से एटम से बना हुआ अक्यूमुलेशन या कॉम्बिनेशन प्रूव नहीं कर पाई है। किसी भी पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से या ऑर्गन्स के सेटिंग से, अरेंजमेंट से किसी भी प्राणी को, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, पक्षी हो, किसी भी जीव को जीवित नहीं किया गया है अभी तक। तो इसीलिए मेडिकल साइंस, एटॉमिक साइंस जीव को जीवित करने में सक्षम नहीं हो पाई है। उस बिना पर, उस बेसिस पर ही मैं कह रहा हूँ कि जीव एटम से बनी हुई कोई वस्तु है ही नहीं, अपितु एटम से भी जो सूक्ष्म है, जो कि पार्टिकल की श्रेणी से बाहर आ जाता है, वो जीव है वास्तव में। अब एटम भी किस चीज़ से बना है ये हमने अब तक डिस्कस किया नहीं है, ये हम अगले डिस्कोर्स में अवश्य डिस्कस करेंगे। बट हमें एक बार के लिए ये जान लेना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का भी जो बेसिस है, जो क्वार्क्स का भी जो बेसिस है, उससे भी शायद सूक्ष्म जीव है। मेरा ऐसा क्यों कहना है ये मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट क्या होता है पता है? जो लोगों को लगता है कि अब एक प्लास्टिक है, कांच है, पानी है, ये सारे सेपरेट चीज़ें हैं। अब एक शरीर क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक मनुष्य का शरीर, वो पंच महाभूत से बना हुआ है, ठीक है? तो साइंटिस्ट को क्या लगता है, या जितने भी एथिस्टिक कम्युनिटी है, या जो भी ऐसे लोग हैं, एग्नोस्टिक भी आ गए इसमें कहीं ना कहीं, इन सब लोगों को क्या लगता है कि ये एक बहुत स्पेसिफिक और परफेक्ट तरीके का केमिकल रिएक्शन है जिससे ऐसा एक शरीर का निर्माण हो रहा है। जैसे सोडियम और क्लोरीन के एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शनेट में मिक्सचर होने से नमक बन जाता है, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। उसी प्रकार कुछ अमीबा के, कुछ सेल्स के एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट की वजह से ये एक शरीर उत्पन्न हो गया, और ये ऐसा केमिकल उत्पन्न हुआ है कि ये आपस में ही जब इंटरैक्ट करता है तभी इसके जैसे और बन पाते हैं, वरना किसी और केमिकल रिएक्शन से ये नहीं बन पाते। यानी हम आर्टिफिशियली लैब में ऐसे शरीर नहीं बना सकते। बाकी ये केमिकल्स, यानी एक फीमेल ह्यूमन का केमिकल और एक मेल ह्यूमन का केमिकल, जब इनका रिएक्शन होता है आपस में, तब इनके जैसा एक और प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे नमक का प्रोडक्शन से सोडियम और क्लोरीन से ही हो सकता है, उसी प्रकार और मनुष्यों का प्रोडक्शन सिर्फ मनुष्यों द्वारा ही हो सकता है, ऐसा इनका मानना है, जिसमें कि कोई गलत बात नहीं है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस आर्ग्यूमेंट से। बट यहाँ पे बात यह है कि ये प्रूव नहीं हो पा रहा। कैसे? क्योंकि सोडियम और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी है, हमने बहुत सारी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ देखी है, हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हर एक चीज़ की प्रॉपर्टी देखी है। जब आप पानी को देखते हैं H2O, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। जब नमक को देखते हैं आपको पता चल जाता है कि हाँ, सोडियम और क्लोरीन के यहाँ पे पार्टिकल्स रोल प्ले कर रहे हैं। बट ऐसी कोई भी चीज़ मनुष्य के केस में अभी तक दिख नहीं पाई है। ना ही मनुष्यों का कोई भी ऑर्गन ये प्रूफ करने में सक्षम हो पाया है कि हाँ, इस ऑर्गन के इस तरीके के अरेंजमेंट से ये शरीर जीवित है। जैसे आप केमिकल रिएक्शन से किसी चीज़ को प्योरीफाई भी कर सकते हो, उसे पोल्यूट भी कर सकते हो, उसे वापस भी कर सकते हो। डिस्टिलेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिससे आप किसी केमिकल को, पानी को शुद्ध कर सकते हो। बट मनुष्यों के केस में ऐसा नहीं हो पा रहा है ना। प्रॉब्लम ये है, हमें मानने में कोई आपत्ति नहीं है, बट ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। और हमारा क्लेम है कि आगे भी कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य का ये जो शरीर है ये तो बना हुआ एटम से, बट मनुष्य खुद, उसकी जो पर्सनालिटी है वो एटम से नहीं बनी हुई। क्यों? अब हम देखते हैं। अब हम आते हैं दो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट
जो हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में, स्पिरिट वर्सेस मैटर। यहाँ पे आपने बहुत सारे लोगों को, आध्यात्मिक लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सोल इज स्पिरिचुअल, सोल इज स्पिरिचुअल, इट इज़ नॉट मटीरियल। तो ये टर्म्स हम बहुत हल्के में यूज़ कर लेते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो स्पिरिचुअल और मटेरियल का अर्थ क्या होता है हमें यहाँ पे देखना होगा सबसे पहले, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है। क्योंकि कुछ भी, किसी भी पदार्थ को या किसी भी वस्तु को उसकी प्रॉपर्टीज़ ही एक दूसरे से भिन्न बनाती है। बर्फ़ और पानी में, या बर्फ़ और पानी और पत्थर में प्राइमरी डिफरेंस क्या है? उसके स्टेट का। एक लिक्विड स्टेट है, एक सॉलिड स्टेट है, एक सूखा है, एक गीला है, एक फ्लो हो सकता है, एक फ्लो नहीं हो सकता है, एक फ्लूइड है और एक सॉलिड है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दोनों को डिफरेंट बनाती है। तो उसी प्रकार मटेरियल और स्पिरिचुअल में क्या डिफरेंस है ये हमें देखना चाहिए। मटेरियल का साफ शाब्दिक अर्थ यही है जो मैटर से बना हो, और मैटर क्या होता है? जो एटम से बना हो। ये उसका शाब्दिक और स्पष्ट अर्थ है, इसमें और किसी डेफिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बॉडी के लिए यूज़ किया जाता है कि ये मटेरियल है, ओके। और मटेरियल चीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? कि वो एटम से बनी हुई हो और वो एक स्पेसिफिक एटम के कॉम्बिनेशन का अरेंजमेंट हो। सिंपल सी बात है। कोई भी स्पेसिफिक चीज़ किसी न किसी पर्टिकुलर अमाउंट में हीट और कॉम्बिनेशन से ही बनती है। एक सिंपल सी मैगी, उसके लिए भी कॉम्बिनेशन चाहिए हमें। पहले तो वो जो ओरिजिनल मैगी जो हमें पैकेट में पैक होके मिलती है एक कंपनी से मैन्युफैक्चर होके, उसका अलग प्रोसेस है। उसके बाद भी हम घर पे लाके उसे और प्रोसेस करते हैं। हल्का सा आपको पानी चाहिए, उसके अंदर का जो मसाला है वो चाहिए, फिर आपको सॉल्ट चाहिए, फिर आपको वो अंदर जो मैगी है वो चाहिए, हल्का सा पानी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए जो उसमें से पास हो सके एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस के बाद, एक प्रोसेस से गुजरने के बाद मैगी और चाय जैसे सिंपल चीज़ें भी हम बना पाते हैं। तो मनुष्य शरीर तो फिर भी बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ना। तो ये सारा का सारा शरीर, ये जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, ये बना है हीट और बाकी एटम के कॉम्बिनेशन से, इसीलिए इसे कहा जाता है मटीरियल। अब आते हैं स्पिरिचुअल पे। स्पिरिचुअल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? अच्छा, मटेरियल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती है। अब क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पे बना है अक्यूमुलेट होके, तो इसका मतलब इसकी एक लाइफ है, एक साइकिल है। जब वो साइकिल पूरी हो जाएगी तो ये सेपरेट भी हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा, यानी मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसकी आयु समाप्त हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। ये मटेरियल की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, इसका टेम्पररी नेचर, इसका क्षण भंगुर होना, इसका क्षणिक होना, ये इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। कोई भी मैटर आप देखोगे, चाहे वो एक बाइक हो, कार हो, बॉडी हो, एक देश ही क्यों ना हो, एक आइडियोलॉजी ही क्यों ना हो, आइडियोलॉजी यानी उस पर इम्प्लीमेंटेड आइडियोलॉजी, बाकी आइडियोलॉजी तो अपने आप में इटर्नल होती है, वो कैसे में हम बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। आप बड़े से बड़े एम्पायर्स देख लो, आप कुछ भी देख लो, हर एक एम्पायर टेम्पररी रही है। क्योंकि चाहे वो ग्रॉस लेवल पर हो, चाहे क्वांटम लेवल पर, अक्यूमुलेटेड चीज़ एक टाइम पे शुरू हुई है, जो चीज़ वो एक टाइम पर ख़त्म होगी ही होगी। आपने लोगों को सुना होगा कि कहते हुए कि क्वांटम फिजिक्स के नियम ग्रॉस लेवल पे आके ख़त्म हो जाते हैं, या ग्रॉस लेवल के नियम क्वांटम पर काम नहीं करते। वो क्या काम नहीं करते, क्या काम करते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। ये एक स्टेटमेंट है जिसको क्वांटम फिजिक्स का उतना फेमिलियर नहीं है वो इस टर्म से, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो इस तरह के शब्दों से, स्टेटमेंट से हमें बचना चाहिए। या तो जो भी लोग ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देनी चाहिए, फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ, या उनके पास समय नहीं है या उन्हें नहीं पता है तो उन्हें इस तरह के स्टेटमेंट्स देने से बचना चाहिए, क्योंकि नए लोग उसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने छोटे छोटे नए माइंड्स, इनोसेंट बच्चों को ये बोलते हुए सुना है कि पर क्वांटम फिजिक्स के नियम तो ग्रॉस लेवल के नियमों से अलग होते हैं, या ग्रॉस लेवल के नियम फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स से अलग होती है, काम नहीं करती, ये नहीं करती। तो ये बहुत एक कन्फ्यूजन है। ऐसे स्टेटमेंट्स देने से बचना चाहिए रिस्पॉन्सिबल लोगों को। भगवद गीता में एक श्लोक आता है इसके लिए, चैप्टर 2 वर्स नंबर 16, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः स्त्वनयोस् तत्त्वदर्शिभिः। इसका लिटिल ट्रांसलेशन आप गूगल करके वेदाबेस पे अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी के परपोर्ट के साथ। पर अभी के लिए एज इट इज़ मैं आपको ये बता दूं कि इसका अर्थ यही है यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो कुछ भी एक्यूमुलेट होकर बना है एक पर्टिकुलर समय पे, जैसे कि ये भौतिक शरीर हमारा, भौतिक यानी मटेरियल शरीर जो एटम से बना हुआ है, ये टेम्पररी ही है, इसका टेम्पररी नेचर ही रहेगा, क्योंकि ये एक टाइम पे बना था, इसलिए एक टाइम पे नष्ट भी हो जाएगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ों की आयु लंबी हो सकती है, नो डाउट। आयु किसी की 10 लाख करोड़ साल की भी हो सकती है, बट फिर भी वो टेम्पररी की डेफिनेशन में ही आएगा, क्योंकि होगा तो लिमिटेड ना, इसीलिए।
और जो इटर्नल है, जो कभी बना ही नहीं, वो कभी नष्ट भी नहीं हो सकता। इस वर्ड्स का शाब्दिक अर्थ यही है अभी के हमारे कॉन्टेक्स्ट में जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से। उल्टा यहाँ तो आप फिर भी थोड़ा बहुत कह सकते हो कि हाँ भाई, यहाँ पे नियम बदल गए, ग्रॉस लेवल के नियम अलग, उससे थोड़े से अलग क्वांटम के, और अलग एकदम सूक्ष्म के, क्वांटम से भी सूक्ष्म के, यानी एंटी मैटर यानी स्पिरिट। अब स्पिरिचुअल का अर्थ क्या होता है? जब हम कहते हैं आत्मा स्पिरिचुअल है, सोल स्पिरिचुअल है, अब उस पर आता हूँ मैं। तो सोल स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि जो एंटी मैटर है, जो मैटर नहीं है, जिसमें मैटर की क्वालिटीज नहीं है। अब मैटर के अलावा एक ही चीज हो सकती है, स्पिरिचुअल, यानी स्पिरिट से बनी हुई, स्पिरिट खुद। तो उसमें एटम के कोई भी लक्षण नहीं होंगे, एटम का ऑपोजिट है ना वो, तो उसके कोई भी लक्षण नहीं होंगे उसमें। और तीसरी चीज तो कोई हो नहीं सकती, या तो पार्टिकल है या तो पार्टिकल नहीं है, सीधी सी बात है। या तो कण है या तो कण नहीं है, या तो कण है या तो वाइब्रेशन है, और तो कुछ होता नहीं है तीसरा। या अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओपन है आपके लिए। दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो लाइट या तो डार्क, या तो इन या तो आउट, तो और तो कुछ होता नहीं है। ठीक उसी प्रकार या तो पार्टिकल है या तो पार्टिकल नहीं है। तो जो पार्टिकल है, जैसे कि बॉडी, जैसे कि ये प्लैनेट, जैसे कि यूनिवर्स, तो उस पर पार्टिकल्स के नियम अप्लाई होंगे। जो पार्टिकल है ही नहीं, उस पर पार्टिकल्स के नियम भी तो अप्लाई नहीं होंगे ना। जैसे कि नष्ट होना, बनना, बुढ़ा होना और बीमार होना, डिसइंटीग्रेट होना, अक्यूमुलेट होना, इस तरह के क्वालिटीज उस आत्मा पर अप्लाई ही नहीं होते। पर हम तो यहाँ देख रहे हैं कि इंसान बुढ़ा हो रहा है, मर रहा है, तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हमारा आगे का विषय है। अभी हम पहले जीव तत्व को समझ रहे हैं। अब अगर आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो हमने पिछले वीडियो में और इसके शुरू में भी ये कंक्लूड किया था कि जीव ये शरीर नहीं है, यानी वो मैटर नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, यानी उस पर मैटर और एटम के नियम अप्लाई नहीं होते। तो अगर ऐसा है, उस पर नियम अप्लाई नहीं होते, तो इसका अर्थ तो ये है कि हमें इस मनुष्य शरीर में टेक्निकली होना नहीं चाहिए, हम इसमें बिलोंग नहीं करते। या कोई भी जीव, मनुष्य ही नहीं, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पौधा हो, चाहे कीड़ा हो, कोई भी उन पर्टिकुलर शरीरों को बिलोंग करता नहीं है। क्योंकि उन शरीरों का नेचर क्या है? बनना और मिटना, बनना और बिगड़ना, स्खलित हो जाना। मगर जीव का नेचर ऐसा नहीं है, अगर जीव स्पिरिचुअल है तो। और अब तक हमने यही देखा है कि जीव स्पिरिचुअल ही है, क्योंकि वो मटीरियल नहीं है। तीसरी चीज तो होती नहीं, या तो आप बाहर है या तो आप अंदर है। अब वो चौखट पे होने वाला लॉजिक यहाँ नहीं काम करेगा, क्योंकि और तीसरी कोई चीज बीच होती नहीं है। ठीक है, तो कभी कोई कूल बनने के लिए कह दे कि नहीं, अंदर और बाहर हम तो चौखट पे हो सकते हैं, तो वो कूल बनने वाली कोई बात नहीं होती है इसमें। ऐसा है कि या तो आप मैटर है या तो आप स्पिरिट है, बीच की कोई चीज़ होती नहीं है। होती है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है नीचे। तो हमने ये अच्छे से देख लिया, मैटर को आप जितना स्ट्रेच कर सकते थे, जितना उसकी मर्यादा को लांघ सकते थे, आपने लांघ दिया। अब इलेक्ट्रॉन के आगे इनको कुछ नहीं मिल रहा है, क्वार्क के आगे इनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो कैसे भी कॉम्बिनेशन बिठा बिठा के ये लोग एक जीव तैयार नहीं कर सकते, प्रकट नहीं कर सकते। तो उसी बेसिस पर हम कह रहे हैं कि जीव स्पिरिचुअल ही है। और भी हम एट्रीब्यूट्स देंगे जीव के, ये एकदम से जो मन की गति है हमारी, एकदम से कुछ भी सोच लेना, इतने सारे इमोशंस का ब्लेंड होना, ये वो, ऐसी इतनी सारी प्रॉपर्टीज एक साथ एक जगह इतने कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म में काम नहीं कर सकती। ये मटेरियल नेचर है ही नहीं, ये लक्षण ही नहीं है मैटर का, इतना कॉम्प्लेक्स होना, इतना जटिल होना। मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स है, नो डाउट, बट इतना भी नहीं है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख रहे हैं आज, तो ऐसा नहीं कि मैटर बहुत हल्की चीज़ है। हम वाईफाई देख रहे हैं, हम फाइटर जेट्स देख रहे हैं, हम आर्किटेक्चरल मार्वल्स देख रहे हैं, पर फिर भी मैटर एक इंसान जितना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं बना सकता अक्यूमुलेट होके किसी भी तरह से। उसी बिना पर हम कह रहे हैं कि जीव, जो सोल जो है, जो इस शरीर को धारण किए हुए हैं, जो हर शरीर को धारण किए हुए हैं, वो स्पिरिचुअल है। और इसीलिए उस पर मैटर वाले टेम्पररी होने के नियम, बुढ़े होके मरने के नियम, पैदा होने के नियम अप्लाई नहीं होते, कदापि नहीं होते। अरे ये वाले नियम इनडायरेक्टली तो मैटर पर भी नहीं होते। या फिर वहाँ हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ये चीज़ हम समझेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, जो हमारा अगला विषय होगा। और इसी में हम समझेंगे कि क्वांटम किस प्रकार से अलग है क्लासिकल फिजिक्स से। पूरी तरह से अलग नहीं है, बट हाँ अलग है भी एट द सेम टाइम। वो कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। अब इस हमारे डिस्कशन से एक बात और सामने निकल के आती है कि कोई भी चीज़ का ना एक
एक ओरिजिन होता है, एक स्थान होता है जहाँ से उसकी उत्पत्ति हो। जैसे एक शिशु है, उसकी उत्पत्ति उसकी माता के गर्भ से होती है। एक नदी है, वो जाके समुद्र में ही मिलती है, वो उसका एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। हर एक चीज़ की, हर एक जीव की एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। एक पेड़ है तो वो भूमि से ही बीज बन के उगता है। कोई प्रोडक्ट है तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही तैयार होकर बाहर आता है। तो हर एक चीज़ का एक ओरिजिन होता है, हर एक चीज़ का एक ओरिजिन होता है। उसी प्रकार हर एक शरीर का भी एक ओरिजिन है, वो अपनी पर्टिकुलर स्पीशीज से आया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई ब्रिटेन है या ब्रिटिश है तो पक्का है कि बहुत सारे स्किन टोन्स हैं। मिडिल ईस्ट में ब्राउन है, अफ्रीका में ब्लैक है और यूरोपियन देशों में सफ़ेद है। ठीक है, हर किसी का अपना स्किन टोन है। तो अगर जब भी आप एक ब्रिटिश स्किन टोन अलग ही उनका एक्सेंट, उनकी बोली, उनका स्किन टोन अलग ही पहचान में आ जाता है। अफ्रीकन्स का अलग पहचान में आता है, मिडिल ईस्ट का अलग पहचान में आता है, इंडियंस का अलग पहचान में आता है, जापानीज़ लोगों का अलग पहचान में आता है। तो आप शक्ल और उनकी बोली सुन के बता सकते हैं कि इसकी नेशनैलिटी क्या है, इसका ओरिजिन क्या हो सकता है। उसके खान पान के स्वभाव से आप बता सकते हो कि उसका ओरिजिन क्या है। तो आपने एक ऐसे व्यक्ति को देख के बता दिया कि हाँ, ये ब्रिटेन से है, ये इंग्लैंड से है, ये अब इतना आपने बता दिया। उसके बाद भी इंग्लैंड में भी फर्दर और कॉम्प्लिकेशंस है कि ये किस शहर से हो सकता है। अब उस शहर में भी आप इतना जानते हो कि हाँ, ये एक फीमेल से निकला है, क्योंकि शिशुओं की उत्पत्ति एक फीमेल से होती है, तो वो भी आपने बता दिया। अब कौन सी फीमेल, ये आप एकदम प्रिसीजन से नहीं बता सकते, मगर होती जरूर है सबकी एक स्पेसिफिक उत्पत्ति। अब इतना सब कहने का मेरा पॉइंट ये था कि जो जैसा होता है ना, उसका उत्पत्ति का स्थान भी वैसा ही होता है। किसी अफ्रीकन बच्चे की माता का स्थान, उत्पत्ति का स्थान एक ब्रिटिश स्त्री नहीं हो सकती कभी भी। उसका ओरिजिन अफ्रीका में ही मिलेगा आपको। बर्फ अग्नि को जन्म नहीं दे सकती, अग्नि बर्फ को जन्म नहीं दे सकती। आपको अंटार्कटिका में लावा नहीं मिलेगा, वो वॉल्केनो नहीं मिलेगा आपको अंटार्कटिका में। वो ठंडा प्रदेश है और वो गर्म चीज़ है। उससे मेरा तात्पर्य ये है कहने का कि जिस प्रकार हर एक मैटर का एक ओरिजिन होता है, उसी प्रकार स्पिरिट का भी ओरिजिन होता है। तो जिस प्रकार आग अंटार्कटिका को बिलोंग नहीं करती, उसी प्रकार जीव भी इस भौतिक जगत को बिलोंग नहीं करता। यानी ये भौतिक जगत मैटर से बना हुआ जगत है, यहाँ पे मैटर की चलती है, यहाँ पे मैटर बहुत ज़्यादा है, भर भर के है। तो जीव यहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे नहीं है, जीव यहाँ बिलोंग नहीं करता, वो यहाँ रह रहा है, इसीलिए वो बेचैन है। आपको ये बात जाननी चाहिए अच्छे से कि कोई भी चीज़ जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर नहीं होता है तो वो झटपटाता है, वो बेचैन होता है, वो सेटल नहीं होता। एक डिससेटिस्फैक्शन का भाव हमेशा बना रहेगा। एक कार है, एक इनोवा है, उसमें आप उसके 4 पहिए निकाल दो साइड से और बीच में 2 डाल दो सिर्फ उसके चेसिस के नीचे, तो वो बैलेंस नहीं बना पाएगी और वो गिर जाएगी लेफ्ट या राइट में या आगे या पीछे। वो बैलेंस नहीं बना पाएगी क्योंकि वो बनी ही नहीं है उस तरह से। तो एक डिससेटिस्फैक्शन का भाव हमेशा बना रहेगा। तो मैटर और स्पिरिट ये दोनों ही बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ें हैं। मैटर एक जगह है जो टूटता है, बनता है, बिगड़ता है, और जीव जो स्पिरिट है वो है इटर्नल रहने वाली, जिंदा रहने वाली और खुश रहने वाली। तो वो एक मरे हुए टेम्पररी प्रोडक्ट के साथ कैसे रह सकती है? ये दोनों साथ में आए ही क्यों, कैसे आए, कब आए, इससे हमें मतलब है, ये हमारा प्रश्न है। हमारा पॉइंट ये है यहाँ पे कि मैटर और स्पिरिट एक दूसरे को बिलोंग नहीं करते, इनकी मजबूरी है जो ये साथ में रह रहे हैं। अब इसमें मजबूरी भी जीव की है क्योंकि मैटर तो कुछ फील करता नहीं है, जीव ही फंसा हुआ है मैटर के जाल में। अब ये भी एक प्रश्न है कि जीव अगर सूक्ष्म है तो उसने वो मैटर की चपेट में आया ही कैसे? तो ये तो हमारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं, ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर एज ऑफ नाउ हमारा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जीव यहाँ इस जगत को बिलोंग करता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका नेचर ही नहीं है यहाँ का। ये जीव का उत्पत्ति स्थान नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि ये जगत का स्वभाव ही उल्टा है। ये जगत है मटीरियल, टेम्पररी, और जीव है इटर्नल, बिगिनिंगलेस, स्पिरिचुअल। तो जीव का उत्पत्ति स्थान भी वैसा ही होना चाहिए जो कि उसके जैसा हो, यानी इटर्नल और स्पिरिचुअल। ये जो है हमारा आज का आर्ग्यूमेंट है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जीव इस जगत को बिलोंग करता नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे असंतुष्ट है। चाहे वो नाना प्रकार के कर्म कर ले, वो
विवाह कर ले, वो पैसे कमा ले, वो कुछ भी कर ले, वो अल्टीमेटली यहाँ पे असंतुष्ट ही रहेगा। और वो लोग आपस में एक दूसरे को संतुष्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि ये भी संभव नहीं है। आप देख सकते हैं दुनिया में बहुत से लोग अमीर हुए, बहुत से लोगों ने अलग अलग आइडियोलॉजी से देश चलाए, बट अल्टीमेट सॉल्यूशन कोई भी आज तक दे नहीं पाया है, ना कभी दे पाएगा। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम मटेरियल है ही नहीं, हम लोग ही स्पिरिचुअल है। तो मैटर और मैटर से बनने वाली चीज़ें या उससे होने वाली अरेंजमेंट किस प्रकार से हमें पूरी तरह संतुष्ट कर सकती है? हाँ, हमें क्षणिक प्लेजर जरूर देती है वो, लग्जरी कार्स में, बहुत सारी चीज़ों में भोग है, एन्जॉयमेंट है, नो डाउट, बट वो क्षणिक है। ना तो हम उसे पूरा पूरा भोग पाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर में उतनी कैपेसिटी नहीं है। कुछ आपको टेस्टी लग रहा है तो एक लिमिट से ज़्यादा खा नहीं सकते आप। बहुत सारी चीज़ें जो एक लिमिट में रह के ही कर सकते हैं, इनफैक्ट हर एक चीज़। तो हमें लिमिटलेस होना पसंद है, और ये मैटर के नियम, फिजिक्स के नियम हमें लिमिट करते हैं। हम यहाँ के लिए बने नहीं है एक्चुअली, हमारी मजबूरी है यहाँ पे रहना। तो वैदिक स्क्रिप्चर्स जो है, जो सनातन धर्म है, उसका मूल पर्पस, उसका आर्ग्यूमेंट ही यही है कि जीव जो है इस जगत को बिलोंग नहीं करता। जीव स्पिरिचुअल रियल्म, स्पिरिचुअल डायमेंशंस को बिलोंग करता है, मटेरियल डायमेंशंस को बिलोंग नहीं करता। आप यहाँ से निकलिए और जहाँ जो आपका ओरिजिन है वहाँ वापस जाइए। ये है वैदिक स्क्रिप्चर्स का फोर्सफुल डायरेक्ट कंक्लूजन, और वो इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि आप यहाँ बिलोंग नहीं करते, यहाँ से निकलिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, आप इटर्नल हैं, और ये जगत मटेरियल है और टेम्पररी है। आप दोनों का कोई मैच ही नहीं है आपस में। आप यहाँ सुखी हो ही नहीं सकते। रही बात मैटर की, मैटर सुख दुख से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है। जिंदा आप लोग हैं, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। निकलिए यहाँ से। अब इसमें जो प्रश्न है कि हम यहाँ क्यों आए, कैसे आए, किसकी मर्जी से आए, कब आए, वो बात की बात है, बट प्राइमरी जो आर्ग्यूमेंट है हमारा वो ये है कि यहाँ से निकलिए, हम यहाँ बिलोंग नहीं करते। तो इस पर हम जोर देंगे, और क्यों आए, कैसे आए, कब आए, ये भी हमारा चर्चा का विषय है, ये भी हम आगे करेंगे। नेक्स्ट डिस्कोर्स में हम ये डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक तो थर्मोडायनेमिक्स को स्पर्श करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। थर्मोडायनेमिक्स को लेके आप बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं सोचिएगा, बहुत फंडामेंटल सी, बेसिक सी फिजिक्स है, जो एकदम हमें ईश्वर के नज़दीक ले जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स से हमें समझ में आएगा फ्री विल का रोल, ईश्वर का रोल, हर एक चीज़ का क्या रोल है, उसके बिना हम क्यों कुछ नहीं कर सकते, वो हमें थर्मोडायनेमिक्स से समझ में आएगा। आई होप ये डिस्कोर्स आपके लिए एनलाइटनिंग रहा होगा और आप इस पर चिंतन करेंगे। और अब से हम 15-15 या 20-20 मिनट के डिस्कोर्स रखेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट, एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करते जाएंगे, सो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ अस। इसमें कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने वैसे तो मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर दिए हैं, पर फिर भी आपको ये ट्वाइस और थ्राइस सुनना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। अगले डिस्कोर्स जो कि थर्मोडायनेमिक्स पर होने वाला है, उस पर हम ईश्वर को भी स्पर्श करेंगे, ईश्वर के रोल पर स्पर्श करेंगे कि किस प्रकार ईश्वर का रोल है हमारी उत्पत्ति में, हमारे ओरिजिन में, और इस ब्रह्मांड के ओरिजिन में भी। हरे कृष्णा।